गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल के लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब परमाणुओं के आपसी आबंध टूटते हैं या जुड़ते हैं तब जाके नए पदार्थ का निर्माण होता है और यही हर एक रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। पहले हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है और फिर समझेंगे कि इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। CaO और H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होती है। ये एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है। आपने इसे अक्सर देखा होगा जब घरों में सफ़ेदा किया जाता है तो चूने में, ये चूने का फॉर्मूला है CaO और H2O है जल का फॉर्मूला। तो चूने में जब पानी मिला दिया जाता है तो उसमें से बहुत तेज़ ऊष्मा निकलती है और बिना बुझे चूने में जब जल मिला दिया जाता है, बिना बुझे चूने में जब जल मिला दिया जाता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, यहाँ पे दो अभिकारक में देखना, यहाँ पे दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में यही होता है कि जब दो या दो से अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसी जब यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। ऊपर हमने चूने की जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करी थी और हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी फिर से दो अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यानी अगर सीधे सीधे कहा जाए तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते, किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपने अक्सर देखा होगा जब हम घरों में चूना करते हैं तो जब पहली परत चढ़ाते हैं तो वो अधिक सफ़ेद नहीं दिखती है, लेकिन चूना हो जाने के 1-2 दिन बाद जब हम देखते हैं तो वह ज़्यादा चमकदार और सफ़ेद दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब जो चूना था वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करने लग जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर हमने कहा था कि संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है जैसे हमने चूने के साथ जल मिलाया और हमको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, साथ में ऊष्मा निकली। यानी वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है,
ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी प्राकृतिक गैस का दहन इसका एक उदाहरण है। प्राकृतिक गैस यानी मीथेन। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में जब गैस जलाई जाती है, जो सिलेंडर में गैस होती है वही, जब मीथेन गैस को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, साथ में ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से भोजन पकाया जाता है घरों में। इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं हम, श्वसन। पहला एग्जाम्पल था प्राकृतिक गैस का दहन। किसका एग्जाम्पल था ये? संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। साथ ही इसको ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है तो उत्पाद निर्माण के साथ साथ उस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है, इसलिए इसे ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल था प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन क्रिया सभी प्राणियों में होती है, जो कि एक ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यह जानना जरूरी है कि श्वसन ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कैसे है। तो जब हम भोजन करते हैं तो उसी भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्रत्येक जीव के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। पाचन के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे हम दैनिक भोजन में रोटी, चावल, आलू की सब्जी या दही वगैरह लेते हैं, या फिर वे पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यहाँ पे तो जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है तो वह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है? जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन जब मुंह में चबाया जाता है तो उसके साथ साथ लार भी उस भोजन में मिल जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक एंजाइम होता है। वो मंड का निर्माण करती है और मंड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट से जो विघटन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, जिससे ग्लूकोज मिला, वही ग्लूकोज क्या है? हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे ये उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब यहाँ पे C6H12O6 के पीछे AQ लिखा है, यानी ये एक्वस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, एक्वस फॉर्म में, यानी ये जल के साथ मिला हुआ है, तरल अवस्था में है। 6O2 ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये बना रही है 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। CO2 हम श्वसन क्रिया में छोड़ देते हैं और ऊर्जा से हम दैनिक जीवन के या रोजमर्रा के बाकी काम को करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इसे अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, इसको जब गर्म करते हैं, ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर लिखा है, या फिर कहीं पे किताब में तीर के निशान के ऊपर ऐसे छोटा सा त्रिभुज बना होगा, डेल्टा बना होगा, जिसका मतलब है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में हम बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा को दे रहे हैं। फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखना, ये फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया तो ये अभिकारक है फेरस सल्फेट। अभिकारक को जब गर्म किया तो ये अन्य 3 उत्पादों में टूट गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब अभिक्रिया में एकल अभिकारक
से दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे ऊपर था, संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। वैसे ही वियोजन अभिक्रिया में क्या है? एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, अब इसको हमने गर्म किया तो इसमें से नमी निकल जाएगी। नमी यानी ये जल वाला भाग इसका निकल जाएगा। ये फेरस सल्फेट है, ठीक है। और इसको जब हम गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा, नमी निकल जाएगी। तो ये गर्म करने पे जल को त्याग देगा। और जैसे जैसे हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो ये जब फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 बनाएगा तो उसका रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा और हरे कलर में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो ये अभिक्रिया हो रही थी, यानी फेरस सल्फेट को जब हम गर्म कर रहे थे तो उसमें से क्या मिल रहा था हमको? फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं, जब हमको अतिरिक्त ऊष्मा देना पड़ रहा है। क्या? वियोजन यानी पदार्थ को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये आपको समझ आ गया। सेकंड था कि वियोजन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी क्यों? कि इसमें हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ रही है रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने में, इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। और ऊष्मीय वियोजन इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बची हुई 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वो बची हुई 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया अभी हो गई है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन के बारे में। थैंक यू।